पर ये मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ संग्रहित क्षेत्र की बढ़त है, वो उसमें असंगठित क्षेत्र नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे है, तो अगर उसको गिरावट को आप जोड़ लें तो अर्थव्यवस्था 2-2.5% पे बढ़ रही है। तो मतलब कि हम जब सरकार कहती थी कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, जापान से थोड़ा आगे निकल गए, उस समय भी मैंने कहा था कि ये 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इटली से आगे। और अगर अब देखिए तो डॉलर के मुताबिक रुपया गिर गया, तो अब वो वैसे ही गिर गया, तो अब 7वीं से और हम पीछे चले गए, क्योंकि रुपया ही सबसे ज्यादा गिरा है। तो हमारी जो कमजोरी आज ये है कि इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता, और उसी की वजह से हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें परेशानी है। और उन्हीं को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि असंगठित होने का मतलब है कि वो बार्गेन नहीं कर सकते। तो संगठित क्षेत्र तो कुछ थोड़ा बहुत बार्गेन कर लेता है, पर संगठित क्षेत्र तो बिल्कुल बार्गेन नहीं कर पाता। उसमें किसान है, 45% उसमें किसान है, 48% उसमें नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इन्हीं की वित्त वर्ष 2026 में मुथूट फाइनेंस ने सोने के बदले कर्ज में 48% की वृद्धि दर्ज की है। एमडी मुथूट ने लालतेंदु मिश्रा से कहा कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, उनकी आमदनी पर असर पड़ा है, लेकिन हमारे काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पहले के मुकाबले और ज्यादा लोग सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। 5 तिमाहियों में मुथूट का बिजनेस अच्छा रहा, तो बाजार के ही लोग बता रहे हैं लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं, गिरवी रखकर काम चला रहे हैं, मगर कैमरे के सामने महंगाई को इस तरह से समझा रहे हैं कि जनता की जेब में नोटों का बंडल अभी भी पड़ा है, महंगाई का फर्क नहीं पड़ रहा। इस डर के कारण हो सकता है भारत में वह दिन आ जाए कि जनता सड़क पर आकर नारे लगाए, सरकार 41% बढ़ गया है। इस साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच 19,470 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो क्या अप्रैल और मई में इतना घाटा हो गया कि 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 7.5 रुपए से अधिक बढ़ाने पड़ गए? क्या इन तेल कंपनियों के पास इतनी भी क्षमता नहीं कि वे कई साल मुनाफा कमाने के बाद कुछ महीने जनता को राहत दे सकें? जब 27 मार्च को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए की कटौती की, तब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा पश्चिम एशिया में संकट के दुनिया का जो 20% तेल और जो गैस है वो वहां से निकलती थी। तो दुनिया में अगर आप देखें तो 30% जो एनर्जी का 30% तेल और गैस से होता था। तो 30% में 20% की कमी का मतलब 6% कमी हो गई है दुनिया में। तो 6% को आप 1-आधा% इधर उधर कहीं से करके किसी ने उत्पादन बढ़ा लिया, कुछ कर लिया, वो आप कुछ कर सकते हैं, पर फिर भी मेरा मानना है 4.5-5% तो कमी हो ही गई है। और भारत पे उससे ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि भारत में हम जब 85 से 90% क्रूड बाहर से मंगवाते हैं और 60% हमारा गैस बाहर से आता है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है जो हमारा नज़दीकी है। तो इसमें हमारे जो एनर्जी की कमी है वो तो हो ही गई है। तो ये सप्लाई शॉक कहलाता है कि एनर्जी की कमी होने से सारे उत्पादन पे असर पड़ जाता है, आपके घर के खाने बनाने पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, सब्जियों पे असर पड़ता है। और क्योंकि कमी हो जाती है तो दाम बढ़ जाते हैं। तो जैसे ब्रेंट क्रूड वगैरह है वो 50%। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा बताया। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है कि मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं, और जो सवाल पूछे उसे सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। यही वजह है दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी एक डिजिटल क्रांति सामने आती है। पहले तो ट्विटर से उसके हैंडल को ही सस्पेंड कर दिया जाता है, और फिर इंस्टाग्राम में जहां उसके 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे, आप जानते हैं क्या होता है, उसे हैक कर दिया जाता है। कितने शर्म की बात है। देखिए, एक बार फिर देखिए, वेदांत का इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ कर रहा है। मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, उनके आईटी सेल से पूछना चाहता हूं, तुम्हें शर्म आती है? एक छात्र पहले तो परेशान, झूठी खबरें फैलाने को लेकर। तुम्हारा वो जो पॉपो है ना, अमित मालवीय, वो
हजारों झूठी खबरें चला चुका है। कायदे से ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, मगर ऐसे व्यक्ति आज की तारीख में आईटी सेल के प्रमुख बने हुए हैं। और तुमने क्या अपने जैसा सबको सोच रखा है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेदांत का इंटरव्यू एबीपी न्यूज ने किया। एबीपी न्यूज ने किया और शुक्र है कुछ पत्रकारों को शर्म आ गई और उन पत्रकारों ने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जिसमें वो वेदांत को फर्जी और नकली बता रहे थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो प्रहार किया ही है, वेदांत का मुद्दा उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने वेदांत के बारे में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक बहुत बेखौफ होकर आज डॉक्टर व्यास ने कैमरे पर बोली है। ज़रूर सुनिएगा इस इंटरव्यू को। क्या मोदी, ये जो इस वक्त की जो क्राइसिस है, क्या आपको लगता है इस क्राइसिस को ये रिजॉल्व कर सकते हैं, इस क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं? आपको क्योंकि आप इतने साल से मोदी को वॉच कर रहे हैं, क्या मोदी में वो पोटेंशियल है, वो इकोनॉमिक माइंड है, वो एक अर्थशास्त्र का उनके एक क्लैरिटी है? देखिए, उस बात में जाए न जाए, इनकी प्राथमिकताएं क्या है? अगर मेरी प्राथमिकता ही अर्थव्यवस्था नहीं है, अगर मेरी प्राथमिकता ही कैसे कैसे करके चुनाव जीतना है, अगर मेरी प्राथमिकता ही पावर हथिया कर सेंट्रलाइज व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन की खड़ा करना है, तो अर्थव्यवस्था वहां कहाँ आती है? वो तो अधिकारी जो बताएंगे आपको, 5-6 मुद्दे बता दिए, वो दे दिए उन्होंने। राजस्थान में, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इनको इकोनॉमी का ज्ञान हो ना हो, प्रदेश चल सकता है। ऑफ लेट मैंने वित्त मंत्री देखे 90 तक के, सनत मेहता जैसे लोग थे जो अपने आप में खुद समझते थे फाइनेंस क्या है। दिनेश शाह थे जो वित्त व्यवस्था के निष्णात थे। अरविंद संघवी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे। भारतीय जनता पार्टी आई उसके बाद record number of time the state budget was prepared and present by a gentleman who cannot claim a specialization in finance or financial policies. ओ, मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा की जब सरकार आई, ऐसे व्यक्ति ने बजट बनाया जो एक्सपर्ट नहीं था बजट का? नहीं, उनको दूर रखा जाता था। ओ माय गॉड। ताकि जो सचिव लोग बनाए वो सीएम। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों क्या कुछ होने वाला है। पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है दोस्तों, ठीक है। और यही नहीं, देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ठीक है। लगातार देश में महंगाई कमर तोड़ती जा रही है। किसी के दाम उठा के देख लो, आप दूध के उठा लो, घी के उठा लो, कुछ भी उठा लो, महंगाई बढ़ती जा रही है। सैलरियाँ नहीं बढ़ रही। जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ रही, पर वो बढ़ रही है दोस्तों महंगाई। सरकारी, आप कह रहे कि हमने सरकारी मज़दूरों की सैलरी बढ़ा दी। सरकारी है कितने भाई, पहले ये तो बताओ, ठीक है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये बैठेंगे एसी वाले रूम में। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है और जनता भी हमारी चूतिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इन तरह के राजनेताओं को चुनते हैं, ठीक है, जो पार्टी धर्म को छोड़कर शिक्षा पर, मुद्दे पर, इन पर वोट मांगती है, उसका साथ कोई नहीं देता। और जो धर्म के मुद्दे पर वोट मांगती है, उस पार्टी का साथ ही देते हैं, ठीक है। उसी की हालत आज पूरी दुनिया, देश भुगत रहा है, ठीक है। चाहे पेपर लीक हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रही। 4 साल की नौकरी कर दी आर्मी की, बताओ 4 साल में क्या कर लेगा वो, ठीक है। अगर वो बॉर्डर पर मर भी जाता, उसे शहीद का दर्जा नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ इस देश में हो रहा है, पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, आपको सबको पता है।